ठीक है, मानसून आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक क्वेश्चन आपका जरूर बनेगा मानसून से, एग्जाम में आने के इसके 99% चांसेस है मानसून टॉपिक के। ठीक है, तो जो मानसून है, सबसे पहले तो जो भाई मानसून है, अगर क्वेश्चन आता है मानसून से रिलेटेड, बिल्कुल ऐसे ही स्टार्टिंग करोगे जैसे मैंने की हुई है यहाँ पे, यही लिखोगे आप कि जो मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है वो आपके मौसम शब्द से हुई है। किससे हुई है? मौसम। मानसून शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है भाई? अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है। मानसून आपका 1 जून को भारत में एंट्री जो होती है, भारत में मानसून का आगमन केरल राज्य से होता है, केरल राज्य के दक्षिण पश्चिम तट पर। ठीक है, केरल राज्य के दक्षिण पश्चिम तट पर सबसे पहले मानसून आता है। मानसून आने से पहले भारत के अंदर मानसून पूर्व की वर्षा के नाम से भी वर्षा होती है, प्री मानसून रेनफॉल जिसे हम कहते हैं। तो अप्रैल और मई में, क्योंकि मानसून तो भारत में 1 जून को आता है, तो अप्रैल और से लेकर मई में, अप्रैल और मई इन मंथ्स में आपकी जो भी बारिश होती है उसे कहते हैं अप्रैल रेन या समर रेन या प्री मानसून रेन भी कहते हैं। इस वर्षा का क्या कारण है? इसका कारण है ठंडी और गर्म वायु का मिलना। तो ये वर्षा जो होती है वो ठंडी और गर्म वायु के मिलने से होती है। जब भी आपकी गर्म और ठंडी वायु आपस में मिलती है तो आंधी, तूफान, इनके बाद आपकी बारिश होती है और अधिकांश शाम को ये चीजें होती है। भारत के औसत वार्षिक वर्षा का जो 10% है वो आपका प्री मानसून रेनफॉल ही होती है। इसके बहुत सारे नाम है प्री मानसून रेनफॉल के। केरल में इसे आम्र वर्षा कहते हैं, कर्नाटक में इसे कॉफी वर्षा कहते हैं, वेस्ट बंगाल में इसे काल बैसाखी कहते हैं, पटसन के लिए बेस्ट होती है ये। असम में इसे चाय की बौछार या बारदोली छिड़ा के नाम से जानी जाती है, और कर्नाटक में इसे फूलों की बारिश भी कहते हैं। गॉट इट? तो इतना आपको पता होना चाहिए। फिर आपका आता है भाई ग्रीष्मकालीन व दक्षिण पश्चिम मानसून, जो कि आपका मेन मानसून है। ठीक है, हमारा जो मानसून है वो कौन सा है? ग्रीष्मकालीन है, और उसकी डायरेक्शन होती है दक्षिण पश्चिम, तो इसलिए इसे दक्षिण पश्चिम मानसून भी कहते हैं। मंथ कौन सा होता है? जून से स्टार्ट हो जाता है, तो जून से और आपका अगस्त के बीच भारत में एंट्री होती है, जून से एंट्री होती है और अगस्त तक आपका चलता है ग्रीष्मकालीन मानसून। क्या होता है, क्या होता है, कैसे होता है, वो अभी देखेंगे हम। तो ये देखिए, सबसे पहले ये इंडिया है। भारत में, इंडिया के अंदर जो मानसून का आगमन होता है वो साउथ और वेस्ट, कौन सी डायरेक्शन है ये देखो, ये साउथ है और ये वेस्ट है, तो ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन से भारत के अंदर एंट्री होती है मानसून की। सबसे पहले पड़ता है ये केरल राज्य, तो इस केरल राज्य में ही सबसे पहले मानसून आता है। उसके बाद धीरे धीरे 5 जून तक महाराष्ट्र में पहुंच जाता है मानसून, 5 जून तक महाराष्ट्र में पहुंच जाता है भाई, और फिर 10 जून तक आपके महाराष्ट्र के, 5 जून तक कर्नाटक, ठीक है, और मध्य भारत, 10 जून तक मध्य भारत और आपके महाराष्ट्र स्टेट तक, और आगे आगे चलता हुआ 15 जून तक या आपका पूरे भारत में फैल जाता है, और उसके बाद पूरे भारत में फैल के फिर ये यहाँ से वापसी होता है। ठीक है, और जो इसकी डायरेक्शन होती है वापसी होने की, उत्तर पूर्व होती है, ये वापिस लौटने की डायरेक्शन है, उत्तर पूर्व डायरेक्शन, यानी मानसून के वापिस लौटने की डायरेक्शन, जो बंगाल की खाड़ी से फिर बहुत सारे जो चक्रवात आते हैं, और उसके अलावा बंगाल की खाड़ी से नमी लेके और सर्दियों में तमिलनाडु स्टेट में बारिश करता है मानसून। अब एक मानसून की उत्पत्ति से रिलेटेड आते हैं भाई, कि मानसून तंत्र को समझाइए, ऐसे क्वेश्चन आता है, या फिर आपसे क्वेश्चन ये आएगा कि जो मानसून है, मानसून से संबंधित जो भी विचारधाराएं हैं, जो भी सिद्धांत है, उनको बताइए। तो सबसे पहले जो मानसून है भाई, क्या चीज होती है वो चीज आप ध्यान से समझो। अब ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ये हमारी अर्थ है, ये आपकी भूमध्य रेखा, और भाई ये है आपकी 23.5 डिग्री नॉर्थ, और ये है आपकी 23.5 डिग्री साउथ। ठीक है, तो एक कंसेप्ट तो यही कहता है, जब सूरज की किरणें 21 जून को हमारे यहाँ बिल्कुल स्ट्रेट पड़ती है, 21 जून को बिल्कुल स्ट्रेट पड़ती है सूरज की किरणें। ठीक है, 21 जून को सन बिल्कुल स्ट्रेट रहता है उत्तरी गोलार्ध में, और जब यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रेट रहता है तो यहाँ पे ठंड चल रही होती है। और मैंने आपको बहुत बार समझाया है कि ठंडी हवा हमेशा धरातल के साथ सटक के रहती है, गर्म हवा हल्की होकर ऊपर उठती है, बादल बनाती है, बारिश करती है। तो जो ठंडी हवा है वो यहाँ पर चिपक के रह जाती है भाई, तो यहाँ पे आपका फिर हाई प्रेशर बन जाता है। ठीक है, और इस एरिया में गर्म हवाएं ऊपर उठ के हल्की होके ऊपर उठने लगती है और एरिया को खाली कर देती है, तो यहाँ लो प्रेशर बन जाता है। तो फिर इस हाई प्रेशर से पवनी चलनी स्टार्ट होती है इस लो प्रेशर की ओर।
ठीक है। और इसी कंसेप्ट को कहते हैं मानसून का तापीय सिद्धांत। क्या कहते हैं? मानसून का तापीय सिद्धांत। तो इसी वजह से हाई प्रेशर टू लो प्रेशर आपकी विंड चलती है, और फिर उसके बाद वापसी में क्या होता है आपका, जब 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर होती है, मकर रेखा पर बिल्कुल स्ट्रेट होती है, तो यहाँ पर आपका क्या होएगा, गर्मी हो जाएगी, और यहाँ पर आपकी क्या होने लगती है, थोड़ी ठंड हो जाती है। 22 दिसंबर को तो हमारे यहाँ ठंड होती है, तो यहाँ पर हाई प्रेशर बन जाता है, और भाई नीचे लो प्रेशर हो जाता है गर्मी की वजह से। ठीक है, यहाँ पर आपका लो प्रेशर बन जाता है, तो फिर विंड आपकी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती है, यानी इस एरिया की ओर। तो ये सारी विंड फिर वापसी चलती है, जिन्हें हम कहते हैं उत्तर पूर्वी मानसून, लौटता हुआ मानसून। तो ये है मानसून का तापीय सिद्धांत। ठीक है, मानसून का कौन सा सिद्धांत? तापीय सिद्धांत। एक सिद्धांत आपने पढ़ लिया मानसून का। तो यही चीजें यहाँ लिख रखी है कि जब सूरज आपका कर्क रेखा पर सीधा होता है, आप इनको सीधा लिख सकते हो, तो अधिक गर्मी के कारण वह निम्न वायु दाब का क्षेत्र बन जाता है। ये क्षेत्र इतना शक्तिशाली होता है कि दक्षिण में जो व्यापारिक पवनें चल रही है वो इस क्षेत्र की ओर आकर्षित हो जाती है, और फिर ये पवनें हजारों किलोमीटर का समुद्र की यात्रा को पार करके आती है, इसलिए इनमें नमी की मात्रा भी बहुत ज्यादा अधिक होती है, और भारत में आकर ये है बहुत ज्यादा बारिश करती है। ठीक है, भारत की प्रायद्वीपीय स्थिति के कारण भाई आपका जो मानसून है वो दो भागों में बंटता है, एक अरब सागर का मानसून, एक बंगाल की खाड़ी का। क्योंकि देखो साउथ इंडिया से जैसे ही मानसूनी पवनें आती है ना ऐसे, तो यहाँ पे प्रायद्वीपीय स्थिति की वजह से ये जो पार्ट है दो भागों में बढ़ जाती है। ये जो इधर वाली होती है इसे बोलेंगे हम अरब सागर की खाड़ी या अरब सागर का मानसून, और ये हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। ठीक है, तो अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा। यहाँ पर इन पवनों से बारिश कुछ क्षेत्रों में नहीं होती। किन पवनों से? ये जो मानसूनी पवने हैं इनसे। एक तो पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलानों पर, यहाँ पर आपके कुछ माउंटेन है, जैसे महाबलेश्वर हो गया, दोदा बेटा हो गया, कुद्रेमुख हो गया, तो बहुत सारे यहाँ पे माउंटेन है। उन माउंटेन की वजह से, उन माउंटेन की देखो इस वाले पार्ट पे तो ये पवने टकरा के भारी वर्षा करती है, बट ये वाले पार्ट सूखा रह जाता है। यहाँ से जब ये पवने उतरती है तो उनमें पानी नहीं होता, नमी नहीं होता, तो पश्चिमी घाट के जो पूर्वी ढलान है वहां पर ये बारिश नहीं करती। दूसरी बात, राजस्थान में अरावली। राजस्थान में अगर हम अरावली को देखें, आपको पता है ना अरावली कहाँ पर है? अरावली आपकी यहाँ पर है भाई। ठीक है, ये यहाँ पर अरावली है, गुजरात से लेके राजस्थान और फिर आपका हरियाणा का कुछ पार्ट और दिल्ली तक अरावली फैली हुई है। तो राजस्थान में अरावली इसके बिल्कुल समानांतर हो जाती है, वो इसे रोक नहीं पाती। अब अरावली इसे रोक नहीं पाती, तो इसी वजह से आपके राजस्थान के अंदर इस जो इन पवनों से वर्षा नहीं होती और राजस्थान में सूखा सा रहता है। अब महाबलेश्वर का एग्जाम्पल ले लो। महाबलेश्वर आपका उत्तरी सह्याद्री में है, 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। वहीं नासिक का एग्जाम्पल ले लो, दोनों की लोकेशन क्या है? वेस्टर्न घाट। ठीक है, पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट, और नासिक भी आपका वेस्टर्न घाट में है, बट वृष्टि छाया क्षेत्र है, वहां पर जो वर्षा होती है वो 50 से 100 सेंटीमीटर होती है। तो देखो ये मैंने समझा भी रखा है कि अरावली बिल्कुल जैसे आपकी जो मानसून पवने उनकी यही डायरेक्शन है। ठीक है, यही वाली डायरेक्शन है, और अरावली बिल्कुल इन डायरेक्शन के समानांतर यानी पैरेलल पड़ने की वजह से ये पवनी अरावली के साइडों से सीधी निकल जाती है और वर्षा नहीं करती। तो राजस्थान में अरावली के समानांतर अगर अरावली ऐसे ना होके, अगर अरावली आपका ऐसे ना होके ऐसे होता ना, तो राजस्थान में भरपूर वर्षा होती। तो भारत में अगर हम औसत वार्षिक वर्षा की बात करें तो वो 112 से और आपके 125 सेंटीमीटर के बीच होती है भारत की औसत वार्षिक वर्षा। फिर एक कंसेप्ट आता है मानसून विच्छेद कि मानसून विच्छेद क्या होता है? जब दक्षिण पश्चिम मानसून में एक बार या कुछ दिनों तक वर्षा होने के बाद यदि 1-2 दिन या कई सप्ताह तक आपकी कोई बारिश ना, होता है ना ऐसा कि भाई एक हफ्ते तो लगातार बारिश आ गई और फिर 2 हफ्ते बिल्कुल भी बारिश नहीं आई, तो इस वाली सिचुएशन को कहते हैं मानसून विच्छेद। और मानसून प्रभाव विस्फोट क्या होता है कि लगातार आपके मानसून यानी बारिश होती रहती है, पूरा महीना जब आपका बरसता रहता है तो उसे मानसूनी विस्फोट कहते हैं। तो ग्रीष्मकालीन मानसून आपने पढ़ लिया। अब आता है हमारा शीतकालीन मानसून। तो देखो मैंने कंसेप्ट कौन कौन से पढ़ाए? मानसून पूर्व की वर्षा पढ़ाया मैंने आपको, ग्रीष्मकालीन मानसून पढ़ाया, मानसून विच्छेद पढ़ाया, मानसून प्रविस्फोट पढ़ाया। अब हमारा नेक्स्ट आता है शीतकालीन या लौटता हुआ मानसून, जिसे हम कहेंगे रिट्रेटिंग मानसून। उत्तर पूर्वी इसकी डायरेक्शन होती है और टाइम पीरियड होता है भाई इसका 15 सितंबर से दिसंबर के बीच ये लौट जाता है पूरे भारत से। सर्दियों में सूरज आपका मकर रेखा पर चला गया 22 दिसंबर,
ठीक है, मकर रेखा पर सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, तो इस वजह वहां गर्मी हो रही है, वहां गर्मी है तो वहां लो प्रेशर एरिया बन जाता है साउथ में। अब भारत में 22 दिसंबर ठंड होती है तो भाई भारत में और मध्य एशिया में आपका, हाँ सॉरी, मध्य एशिया में आपका हाई प्रेशर बन जाता है, ठीक है, हाई प्रेशर वायुदाब बन जाता है और हिंद महासागर निम्न वायुदाब क्षेत्र बन जाता है और अब हवाएं स्थल से समुद्र की ओर चलने लगती है। मीन्स हमारे लैंड वाले पार्ट में इंडिया में क्या बन रहा होता है इस वक्त, हाई प्रेशर, और इसी पार्ट से आपकी पवनी चलना स्टार्ट होती है, तो यानी स्थल एरिया से पवनी चलना स्टार्ट होती है और समुद्र को पार करती है, आगे चल के हिंद महासागर को पार करती है और हिंद महासागर में भी इसमें निम्न वायुदाब का क्षेत्र ही बना रहता है, जो इन हमारे इंडियंस की जो विंड्स है इनको सभी को खींच लाती है। अब लौटते मानसून के दौरान तापमान और आर्द्रता में वृद्धि होती है। जब मानसून लौटता है तो आपका टेम्परेचर और आर्द्रता, ठीक है, ह्यूमिडिटी, इनमें भी वृद्धि होती है, जिसे अक्टूबर हीट कहते हैं। फिर तापमान तेजी से गिरने लगता है नवंबर, दिसंबर और जनवरी, इनमें आपकी बहुत ज्यादा क्या पड़ती है, ठंड पड़ती है, ठीक है। तो आपका लौटते हुए मानसून के दौरान जब हवा में थोड़ी सी गर्माइश पैदा होती है, आर्द्रता में भी वृद्धि हो जाती है, वही जिसे आप कहते हो ना उमस वाला मौसम, उमस वाला मौसम हो रहा है, जैसे इस टाइम पर चलता है आपका, इस टाइम पे जो वेदर है वो उमस वाला है, तो इसे कहते हैं अक्टूबर हीट, अक्टूबर में खासकर ये होता है। फिर तापमान तेजी से गिरने भी लगता है, नवंबर, दिसंबर और जनवरी में हमारे यहाँ फिर ठंड होती है। सितंबर मध्य तक पंजाब, राजस्थान और गुजरात में वर्षा करती है। सितंबर मध्य तक यानी 15 सितंबर तक आपके पंजाब, राजस्थान और गुजरात में वर्षा करती है, ठीक है। और फिर उसके बाद 15 अक्टूबर तक मध्य भारत और नवंबर तक और दक्षिण में कोरोमंडल तट यानी तमिलनाडु पर भरपूर वर्षा होती है। तो भारत में सर्दी में ना सिर्फ एक ही ऐसा राज्य है जहां पर बारिश होती है और उस स्टेट का नाम है भाई तमिलनाडु स्टेट। तो 15 अक्टूबर तक तो मध्य भारत और नवंबर तक, और फिर दक्षिण भारत में कोरोमंडल तट तक तमिलनाडु में बारिश होती है आपके लौटते हुए मानसून से। ठीक है, फिर ये आपका एक कंसेप्ट ये भी आता है पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, ठीक है, बस ये मानसून से अलग है, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, कहीं अगर आगे एग्जाम में आपका ये 5 नंबर में आ जाए तो ये भी समझ लो क्या होते हैं पश्चिमी विक्षोभ, क्या होते हैं। जो ईरान की खाड़ी है, ईरान की खाड़ी से शरद ऋतु में, शीत नहीं है ये, ठंड वाली ऋतु नहीं, शरद ऋतु है, ठीक है, इसमें आपकी शीत पवने इस ईरान की खाड़ी से शीत पवने आती हैं और इन्हें ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं, जो ठंडी पवने हैं इनको। ये हिंदुकुश माउंटेन जो कि पाकिस्तान में है और फिर हिमालय पर्वत से टकराकर इन प्रदेशों में बारिश करती है। तो हिंदुकुश पर्वत श्रेणी और हिमालय पर्वत से टकराकर इन प्रदेशों में भारी वर्षा करती है पश्चिमी विक्षोभ, ठीक है, इन्हें कहते हैं, और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के नाम से भी ये जानी जाती है। शरद ऋतु में जो बंगाल की खाड़ी में आपके चक्रवात उठते हैं वो पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, इंग्लिश में इन्हें वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कहते हैं, तो जो भारत और बांग्लादेश के पूर्वी तट पर भयंकर तबाही मचाते हैं, ठीक है। शीतकाल मानसून, अब ये चीजें ऐड कर सकते हो आप शीतकाल मानसून में। शीतकाल मानसून हिमाचल में सेबों के लिए अच्छा है, राजस्थान में इसे मावट कहते हैं। जो शीतकाल मानसून है, लौटता हुआ मानसून है, उसे राजस्थान में मावट कहते हैं। पश्चिमी जेट प्रवाह चक्रवात लाते हैं और लौटता हुआ मानसून बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण करता है और फिर यही आर्द्रता है जो तमिलनाडु में सर्दियों में बारिश करती है, ठीक है, समझ में आ गया। अब इसके ना ये टॉपिक यहाँ पे खत्म नहीं होता। तो देखो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आए कि भाई मानसून की उत्पत्ति से रिलेटेड विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन कीजिए या मानसून तंत्र का वर्णन कीजिए, मानसून का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए, तो आप इनको ये थ्योरीज को जरूर लिख के आओगे, ठीक है। तो भारतीय मानसून की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत, निम्न 3 सिद्धांत है भाई। सबसे पहले आता है आपका, ठीक है, 3 सिद्धांत आते हैं। तापीय सिद्धांत आता है पहले नंबर पे, जो मैं आपको जस्ट अभी अभी पढ़ा के आई हूँ। तापीय सिद्धांत हमने अभी अभी पढ़ा है, तापीय संकल्पना, थर्मल कंसेप्ट। ये किसने दिया था, ये सिद्धांत दिया था एडमंड हैली ने। एडमंड हैली ने 1886 में सिद्धांत को दिया था। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ग्रीष्म अयनात यानी समर सोलिस्टिक मीन्स जब सूर्य उत्तरायण में होता है, जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर आपकी वर्टिकल होती है, लंबवत होती है, तो जो एशिया का भूखंड है यानी एशिया बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। इसके विपरीत हिंद महासागरीय के दक्षिण में
हिंद महासागर के साउथ में वहां पर आपकी ठंड चल रही होती है, तो लो हाई प्रेशर एरिया होता है, तो वहां पर आपका वायु दाब उच्च होता है। परिणाम स्वरूप दक्षिण गोलार्ध की दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें निम्न दाब केंद्रों की ओर प्रवाहित होती हैं। तो हमारे, मैंने आपको डायग्राम से जस्ट अभी समझाया था, वही कंसेप्ट है ये 0 डिग्री, वही ये कर्क रेखा, और जस्ट ये आपकी साउथ में मकर रेखा। यहाँ पर आपका हाई प्रेशर बनता है जब हमारे यहाँ गर्मी होती है, हमारे यहाँ गर्मी होती है तो हमारे यहाँ लो प्रेशर बनता है। तो हवाएं कैसे चलती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो इस लो प्रेशर एरिया को भरने के लिए आपकी विंड यहाँ से चलना स्टार्ट करती हैं और हिंद महासागर और हजारों किलोमीटर समुद्र को पार करके आती हैं, तो और भूमध्य रेखा को पार करती हुई आगे बढ़ती है। ठीक है, डायरेक्शन इनकी साउथ और वेस्ट होती है, इसलिए इन्हें दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। समुद्र के ऊपर से आती है तो अपने साथ बहुत सारा पानी लेके आती है, आर्द्रता लेके आती हैं, और इसी वजह से ये यहाँ आकर बारिश करती हैं। समझ में आ गया? तो ये तो हो गया आपका समर सोलिस्टिक और ग्रीष्म अयनात। अब शीत अयनात में क्या होता है, तापमान की ये दिशाएं पलट जाती हैं। क्या होता है भाई, हमारे यहाँ सर्दियों में हाई टेम्परेचर हो जाएगा, फिर सॉरी लो टेम्परेचर हो जाएगा, तो आपका ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा, और यहाँ पर अब सर्दियों में हमारे यहाँ क्या हो जाता है, हाई प्रेशर हो जाता है, और आपका जो दक्षिणी गोलार्ध है उसमें आपका जो मकर रेखा है वहां पर लो प्रेशर हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब हमारे यहाँ दिसंबर में सर्दी होती है तो सूर्य बिल्कुल स्ट्रेट दक्षिणी गोलार्ध में पड़ रहा होता है, तो यहाँ पर पूरी भरपूर आपकी गर्मी होती है, तो फिर पवने तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ही चलती है, तो इस हाई प्रेशर से फिर लो प्रेशर की ओर विंड चलना स्टार्ट होती है इस तरीके से। ठीक है, तो जब विंड हमारे यहाँ से चलना स्टार्ट होती है ना, जब हमारे यहाँ सर्दी होती है, तो उसे लौटता हुआ मानसून की पवनें कहते हैं। तो यही वाली चीज इसमें है, क्योंकि ये लैंड वाले पार्ट से चलती हैं, क्योंकि यहाँ पे लैंड वाले पार्ट से चलती है तो ये बारिश नहीं करती, और स्थल से सागर की ओर बहने के कारण इन्हें उत्तर पूर्वी मानसून पवनें कहते हैं, और वर्षा करने में ये सक्षम होती है, बारिश ये नहीं करती। तो तापीय सिद्धांत तो आपने बहुत बार पढ़ रखा, बहुत मैंने समझा रखा है, बस आप इतना याद रखना, ये एडमंड हेली ने दिया था 1886 में। एडमंड हेली ने 1886 में तापीय सिद्धांत को दिया था। नेक्स्ट आता है मानसून उत्पत्ति की गतिक संकल्पना, डायनेमिक कंसेप्ट। जो डायनेमिक कंसेप्ट का प्रतिपादन है वो फ्लोन ने किया था भाई। किसने किया था? फ्लोन ने किया था डायनेमिक कंसेप्ट, गतिक। तो इसका कारण क्या है? इस कंसेप्ट में ये कहा गया कि जो मानसून की उत्पत्ति है वो भूमंडलीय पवनों और वायु दाब जो पेटी हैं उनके मौसमी स्थानांतरण से हुआ है। मीन्स आपने ITCZ के बारे में पढ़ा है, ठीक है, पढ़ा है आपने ITCZ के बारे में, जिनका PGT ज्योग्राफी में भी बहुत क्वेश्चन आता है। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ITCZ क्या होता है? ये ITCZ एक बेल्ट होती है भाई। चलो यहाँ पे समझाती हूँ मैं आपको ITCZ क्या होता है। ठीक है, ITCZ आपका 0 डिग्री। अब यहाँ पे क्या होता है, कर्क रेखा आपको पता है, सूरज बिल्कुल जब 21 जून को हमारे यहाँ बिल्कुल वर्टिकल्स होती हैं, 21 जून, यहाँ पे 21 जून को सूर्य जो लाइट्स है, सनलाइट है, बिल्कुल वर्टिकल होती है, भरपूर गर्मी हो रही होती है 21 जून को, जून की छुट्टियां चल रही होती है बच्चों की। तो क्या होता है, तो ये आपका ITCZ बेल्ट, यानी इसे बोलते हैं इस वाले पार्ट को ITCZ बेल्ट, यानी इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ये 0 डिग्री के आसपास होता है। क्यों? ये बेल्ट है ना उस डायरेक्शन में होगी, ये एक पेटी होती है जिसमें आपका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, जिस साइड टेम्परेचर ज्यादा होगा उसी साइड ये पेटी खिसक जाती है। मीन्स जब आपका सूरज भूमध्य रेखा पर होता है, आपको पता है ना कब कब होता है भाई, एक तो 21 मार्च को सूरज बिल्कुल वर्टिकल होता है आपके इक्वेटर पर, और एक 23 सितंबर को। ठीक है, तो ये ITCZ की जो बेल्ट है वो फिर 0 डिग्री के आसपास होती है मैक्सिमम। तो पर जब सूरज 21 जून, सूर्य आपका 21 जून यानी कर्क रेखा पर वर्टिकल होता है, तो ये ITCZ की जो बेल्ट है वो आपकी 23.5 डिग्री तक खिसक जाती है, यानी 0 डिग्री के आसपास वाले एरिया को छोड़ के इस वाले एरिया में खिसक जाती है। ठीक है, तो ये और कुछ नहीं है, ये पवने ही है। ये ITCZ क्या है? गर्म हवाएं हैं। तो 21 जून को ये वहां खिसक जाती है, और जब आपके साउथ में गर्मी होती है 22 दिसंबर को, तो ये साउथ की ओर खिसक जाती है। तो जब जुलाई के समय ITCZ जब आपका उत्तर की ओर खिसकता है तो इसे बोलेंगे नॉर्थ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, यानी उत्तरी, आपका हिंदी में क्या बोलेंगे भाई से, अंतरा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, अंतरा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। इस प्रकार का जो अभिसरण है जब महाद्वीपों के आंतरिक भागों में होता है, तो ये जो पवने होती है भूमध्य रेखीय पवने उत्तर की ओर खिसक जाती है। ये पवने क्या होती है? उत्तर की ओर खिसक जाती है फिर।
क्योंकि जिस साइड गर्मी होगी ना ये बेल्ट उसी साइड खिसक जाती है। बट ये मैक्सिमम कर्क रेखा और मकर रेखाओं तक और मैक्सिमम 30 डिग्री तक इनका खिसकाव होता है, इससे ऊपर इनका खिसकाव नहीं होता। ठीक है, 0 डिग्री से 30 डिग्री नॉर्थ या 0 डिग्री से 30 डिग्री साउथ, ये क्वेश्चन पीजीटी में पूछा जाता है। तो सागरीय पवनों के रूप में ये चलने लगती हैं भारत और उसके पड़ोसी देशों में। सागरीय पवनों के रूप में चलते हैं क्योंकि समुद्रों को पार करके आती है, तो फिर ये बारिश करती हैं और भारत और पड़ोसी देशों में दक्षिण पश्चिमी मानसून का रूप ये धारण कर लेती हैं। तो ये पवनों का है, ठीक है, कि ये ITCZ और कुछ नहीं है, ये पवने ही है जो खिसक आती है जहां पर गर्मी होती है, क्योंकि ये लो प्रेशर एरिया को भरने के लिए आती है। ठीक है, तो आपको जहां पर ज्यादा गर्मी होगी वहां लो प्रेशर एरिया बन जाता है, उस लो प्रेशर एरिया को भरने के लिए ये पवने आती है, जिन्हें ITCZ बेल्ट भी कहते हैं, गॉट इट, जोन भी कहते हैं। समझ में आ गया गतिक सिद्धांत? तो ज्यादा मुश्किल नहीं है, इजी सा है, ये भी आपने पढ़ ही रखा है। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है भूमध्य रेखीय पछुआ पवने अपनी दिशा फिर संशोधित करके भारतीय उपमहाद्वीप पर बड़े निम्न दाब की ओर प्रवाहित होने लगती है। अभी उन्हीं पवनों को आगे बता रखा है कि भाई यही पवने फिर अपनी दिशा बदलकर भारतीय उपमहाद्वीप की ओर चली जाती हैं, क्योंकि वहां पर पूरा लो प्रेशर बना होता है, इस वक्त हाई टेम्परेचर होता है, लो प्रेशर एरिया होता है, और क्योंकि समुद्र के ऊपर से जाती है तो फिर मानसून के कारण वह वर्षा करती है। और इस क्षेत्र में अंतराय उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र मानसूनी द्रोणी के नाम से इसे जाना जाता है। फ्लोन के अनुसार भारत में प्रवाहित होने वाली दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवने और कोई नहीं है, भूमध्य रेखीय पछुआ पवने हैं, जबकि अन्य विद्वानों के अनुसार वो व्यापारिक पवने हैं। भाई फ्लोन कहता है कि वो दक्षिण पश्चिमी पवने हैं, वेस्ट की ओर से आई है। ठीक है, और कई इन्हें मानते हैं कि ये व्यापारिक पवने हैं, ये भूमध्य रेखीय पवने मानता है कि भूमध्य रेखा से ही आई है ये पवनी, और जब साउथ में गर्मी होती है तो वहां पर भूमध्य रेखा की ओर से ही जाती है। तो दो कंसेप्ट आपने पढ़ लिया मानसून की उत्पत्ति से रिलेटेड, गतिक सह-कल्पना और तापीय सह-कल्पना। नेक्स्ट आ जाता है आधुनिक सह-कल्पना। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि मानसून की उत्पत्ति से रिलेटेड आधुनिक सह-कल्पना को विस्तार से बताइए, तो आपको यही वाली डालनी पड़ेगी, फिर आप तापीय और जो गतिक सह-कल्पना है वो नहीं डालोगे। याद रखना, तापीय जो सह-कल्पना है आपकी एडमंड हेली ने 1886 में दी थी, और गतिक सह-कल्पना फ्लोन महोदय ने दी थी, और उसने ये माना था कि भाई जो मानसून की में जो पवने आती हैं वो आपकी कौन सी पवने, दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवने हैं, सॉरी भूमध्य रेखीय पछुआ पवने, अन्य के अनुसार व्यापारिक पवने हैं। तो आधुनिक सह-कल्पना में क्या था? तापीय और गतिक सह-कल्पनाएं मानसून की अनिश्चितता को पूर्णतः स्पष्ट करने में असफल रही, जिसके फलस्वरूप वैज्ञानिकों और वैश्विक मौसमी संस्थाओं ने शोध उनसे उपलब्ध आंकड़े उनका कंप्यूटर विश्लेषण कर नई और आधुनिक विचारधाराओं को प्रस्तुत करने का प्रयास किया। प्रथम वैश्विक प्रयास वर्ष 1962 से 1965 तक किया गया, जो कि अंतर्राष्ट्रीय हिंद महासागर अभियान था, यानी इंटरनेशनल इंडियन ओशियन एक्सपेडिशन, IIOT। ठीक है, और इसके बाद 1973 से 77 तक इंडो सोवियत टीम का संयुक्त प्रयास भी किया गया, और 1979 का मानसून एक्सपेरिमेंट नामक अभियान भी हुआ, सबसे बड़ा अभियान था। तो मीन्स अनेक भाई आपके बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन थे, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन थे, जिन्होंने आपके मानसून की निश्चितता, यानी ये कब आता है, कैसे आता है, इससे संबंधित आंकड़े, कंप्यूटर विश्लेषण, तो बहुत सारी चीजों पर वर्क किया। तो आधुनिक विचारधारा के अनुसार मानसूनी की उत्पत्ति में जेट हवाएं, एक तो आपकी जेट हवाएं, तिब्बत का पठार, एल नीनो और ला नीना जलधारा, ये सारी चीजें सहायक हैं। तो आपको आधुनिक विचारधारा के में आपको ये सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी कि जेट हवाएं कैसे मानसून लाती हैं, तिब्बत का पठार कैसे मानसून लाता है, एल नीनो और ला नीना कैसे मानसून लाते हैं। तो इसमें आपके 4 कंसेप्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे। अगर क्वेश्चन आया आधुनिक वाला तो आपको सिर्फ यही अटेम्प्ट करना है, जिसमें आप जेट हवाओं के बारे में, तिब्बत के पठार के बारे में, एल नीनो के बारे में और ला नीना जलधारा के बारे में बताओगे। तो सबसे पहले पढ़ा रही हूँ मैं आपको एल नीनो। एल नीनो देखो वैसे आपने सबने पढ़ भी रखे हैं। एल नीनो एक जटिल मौसमी परिघटना है, हर 5 से 10 साल बाद प्रकट होती है। संसार के विभिन्न भागों में सूखा, बाढ़ और मौसम की अवस्थाएं एल नीनो लेके आती हैं। ठीक है, 5 से 10 साल बाद ही होती है, 7 से 10 भी बोल सकते हो आप। इसमें महासागर और वायुमंडलीय परिघटनाएं शामिल होती हैं, बहुत सारी महासागरों में ये उत्पन्न होती है ये धारा एल नीनो। ठीक है, प्रशांत महासागर में पेरू के निकट, देखो मैं आपको थोड़ा सा ड्रॉ कर देती हूँ क्योंकि बुक में इसमें मैप दिया हुआ नहीं है। हाँ भाई मेरे को इनमें से है ना, इसमें ऐसे ही बनता है मैप। क्या हो गया?
एक मिनट, बन ही नहीं रहा है तो आप साउथ वाला देखो। साउथ में जहां से मैं वो मध्य अमेरिका है भाई, ये मध्य अमेरिका आपका, ये साउथ अमेरिका है, ठीक है। और ये वाली साइड आप सबको पता है अंध महासागर है, और ये वाली साइड आपका प्रशांत महासागर है। तो यहाँ पर ये जो आपकी है एल नीनो कहाँ उत्पन्न होती है? तो एल नीनो आपकी भूमध्य रेखा, यहाँ से देखो 0 डिग्री चली गई भूमध्य रेखा, ये है दक्षिणी भूमध्य रेखा, यहाँ पे है पेरू कंट्री, पेरू कंट्री। तो यहाँ से देखो पेरू कंट्री की जो धारा है ना वो ऐसे चलती है, वो ठंडी जलधारा है, पेरू की धारा ठंडी जलधारा है। और इसके विपरीत कई बार क्या होता है 7 से 10 सालों में क्या होता है कि जो ये भूमध्य रेखा जलधारा यहाँ पर बह रही है ना, गर्म भूमध्य रेखा जलधारा इस डायरेक्शन में बहती है, ठीक है, इसे बोलते हैं दक्षिणी विषुवतीय धारा। इस धारा का कुछ पानी 8 से 10 सालों में नीचे की ओर बहने लगता है ऐसे, ठीक है, और ये गर्म जल धारा होती है, इसी को ही कहते हैं एल नीनो। क्या कहेंगे? इसी को ही एल नीनो, इसी धारा को कहा जाता है एल नीनो। तो ये गर्म जल धारा होती है। वैसे तो पहले यहाँ पे पेरू था, जब पेरू की ठंडी जल धारा होती थी ना, जब तो यहाँ पर हाई प्रेशर बनता था, ठीक है। अब यहाँ एल नीनो की जब गर्म जल धारा आ जाती है तो फिर यहाँ हाई प्रेशर नहीं बन जाता, लो प्रेशर बन जाता है, क्योंकि गर्म जल है तो हवाएं भी गर्म होती हैं, तो हवाएं ऊपर उठ जाती हैं, एरिया खाली हो जाता है, तो लो प्रेशर एरिया यहाँ डेवलप हो जाता है। गॉट इट? समझ में आया? तो इस तरीके से डायग्राम था आपका। तो यहाँ पर ये सारी चीजें होती रहती हैं। एल नीनो पता चल गई आपको कैसे उत्पत्ति होती है इसकी? अब एल नीनो फिर आपकी भूमध्य रेखीय उष्ण धारा, मैंने अभी आपको समझाया ना कि जो एल नीनो है वो आपकी दक्षिणी विषुवतीय धारा है, उसी का ही कुछ पार्ट है, तो उष्ण समुद्री धारा का ही विस्तार माना जाता है। अस्थायी रूप से जो हमारी पेरुवियन धारा है, पेरुवियन या पेरू की जो ठंडी जल धारा है, जिसे हम्बोल्ट की धारा भी कहते हैं, क्यों? क्योंकि हम्बोल्ट महोदय ने इस धारा का पता लगाया था। यह धारा पेरू के तट के जल का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा देती है, और जो एल नीनो की धारा है पेरू तट के जल का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देती है, जिससे आपके जो सर्कल चलता आ रहा था, जिससे वहां पे हाई प्रेशर जो बन रहा था वो नहीं बन पाता, तो भूमध्य रेखीय वायुमंडलीय परिसंचरण में विकृति आ जाती है, यानी उलट जाता है, और समुद्र जल के वाष्पन में भी यानी जलवाष्प बनने में भी अनियमितता आ जाती है, ठीक है। पलवक जो आपके प्लैंकटन जो जीव है, जो मछलियों के लिए बेस्ट होते हैं, उनकी मात्रा में भी कमी आ जाती है, जिससे समुद्र में मछलियों की संख्या भी धीरे धीरे घट जाती है, घटने लग जाती है। एल नीनो का शाब्दिक अर्थ क्या है? एल नीनो का शाब्दिक अर्थ है चाइल्ड क्राइस्ट, इसे कहते हैं बालक ईशा, क्योंकि ये धारा आपके दिसंबर के महीने में क्रिसमस के आसपास पैदा होती है। पेरू दक्षिणी गोलार्ध में दिसंबर गर्मी का महीना होता है भाई, दिसंबर क्या होता है? गर्मी का महीना होता है, और भारत में मानसून की लंबी अवधि के पूर्वानुमान के लिए ही एल नीनो का उपयोग होता है। तो 1990 और 91 में एल नीनो का प्रचंड रूप देखने को मिला था, और इसी की वजह से मानसून के आगमन में 5 से 12 दिनों की देरी भी हो गई थी। और भाई जो एल नीनो जब जितना ज्यादा मजबूत बनता है ना, उतना ही ज्यादा भारत में जो मानसून है वो कमजोर पड़ता है, मीन्स मानसून से अच्छी वर्षा नहीं होती। जितना ज्यादा आपका एल नीनो स्ट्रोंग रहेगा, वहां पर फिर क्या बन जाता है, वहां पर लो प्रेशर बन जाता है, तो हवाएं उस लो प्रेशर को भरने के लिए आ जाती हैं दक्षिण अमेरिका में, और इंडिया में फिर प्रॉपर हवाएं नहीं पहुंचेगी, और जब इंडिया में हवाएं नहीं पहुंचेगी तो आपका फिर वो क्या नहीं होगा, मानसून के द्वारा जो बारिश होती है वो नहीं हो पाती। गॉट इट? समझ में आ गया? एल नीनो की वजह से किस तरीके से आपका मानसून कमजोर पड़ जाता है, तो मानसून को इफेक्ट करता है ये, तो ये चीजें आ जाती है भाई। ये था एल नीनो। नेक्स्ट आता है ला नीना। अब ला नीना कैसे इफेक्ट करता है वो पढ़ेंगे। ला नीना की बात करें तो भाई इसे, ये जो है ना उसकी विपरीत डायरेक्शन आप कह सकते हो। जो ला नीना है, एल नीनो की विपरीत स्थिति होती है। क्या होती है? विपरीत स्थिति होती है। इसमें मध्य और पश्चिमी प्रशांत महासागर में जो तापमान है वो सामान्य से काफी नीचे गिर जाता है। टेम्परेचर क्या हो जाता है? बहुत ज्यादा नीचे गिर जाता है, क्योंकि ला नीना क्या है? एक
इसका मुख्य कारण ग्रीष्म ऋतु में दक्षिणी प्रशांत महासागर में आपकी उच्च वायु भार पेटी यानी हाई प्रेशर का सामान्य से भी ज्यादा प्रबल एरिया बन जाता है, बहुत ज्यादा प्रबल एरिया बन जाता है। तो सनमार्गी पवनें इतनी अधिक प्रबल हो जाती है कि पेरू के तट के निकट ठंडी मात्रा में ठंडे जल का अपवेलिंग करती है। तो ये एक ठंडी जलधारा है। देखो वो तो आपकी गर्म जलधारा थी, ये आपकी एक ठंडी जलधारा है। ठीक है भाई, ठंडी जलधारा है। और ये जो ठंडी जलधारा है जैसे ही ये वहीं पर आपके प्रशांत महासागर में यहाँ पर बहती है ना, यहाँ पर आपके उसी एरिया में बहती है। तो प्रशांत महासागर में यहाँ पर ये ठंडी जलधारा बहती है, पेरू की पहले ही बह रही होती है और लाल नीना भी एक अलग धारा बहने लगती है, वो भी ठंडी होती है। तो इस वजह से यहाँ पे जो हाई प्रेशर एरिया है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है और इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है कि यहाँ से फिर पवनें लो प्रेशर एरिया की ओर जाने लगती है तेजी से और अपने साथ बहुत ज्यादा नमी ले जाती है, तो बहुत ज्यादा बारिश भी करती है। गॉट इट, समझ में आया? तो जो वैज्ञानिक है वो एल नीनो प्रभाव का संबंध दक्षिणी दोलन से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं जिससे वर्षा का सही पूर्वानुमान लगाया जा सके। तो भारत में जो लाल नीना है ना वो बहुत अच्छी बारिश लाने के सहायक होती है। जिस साल लाल नीना डेवलप होती है उस साल आपका क्या होता है, भारत में अच्छी बारिश होती है। तो प्रशांत महासागर और हिंद महासागर के बीच होने वाले मौसम संबंधी उतार चढ़ाव को ही दक्षिणी दोलन कहते हैं। दक्षिणी दोलन क्या है? प्रशांत महासागर और हिंद महासागर में मौसम संबंधी जो उतार चढ़ाव होते हैं उसे ही दक्षिणी दोलन कहते हैं। इंडियन ओशन डाइपोल को भारतीय नीनो के नाम से जाना जाता है। ये छोड़ो, आपको समझ में आ गया ना कि लाल नीना किस तरीके से मानसून को और भी अधिक प्रबल बनाती है और एल नीनो किस तरीके से कमजोर बनाती है। गॉट इट? अब आता है दक्षिण पश्चिम मानसून। ये आपका वही है सेम भाई, तापमान के तेजी से बढ़ने के कारण ये हवाएं और अधिक गहराने लगती है जून के टाइम में। ठीक है, ये आपका बिल्कुल सेम है। अरब सागर में प्रवेश करती है, भूमध्य सागर गर्म समुद्री धाराओं के ऊपर से गुजरने के कारण ये पवनें बहुत सारा आर्द्रता लाती हैं, फिर ये भारत में मानसून करती है। ये तो मैं आपको बहुत बार समझा चुकी हूँ। हाँ ये समझ लो, हिंद महासागर से दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें उत्तरी गोलार्ध में प्रविष्ट होकर पेरल के नियमानुसार अपने दाई और मुड़ जाती हैं। जैसे ये हमारी अर्थ है और अर्थ में ये भूमध्य रेखा है। तो आप सबको पता है पृथ्वी जब रोटेट करती है तो भूमध्य रेखा पर यहाँ से पृथ्वी यहाँ से क्या होती है, आपके उत्तरी गोलार्ध की ओर मुड़ जाती है और यहाँ पर जो हवाएं हैं वो दक्षिण गोलार्ध की ओर मुड़ जाती हैं और इसे ही कहते हैं फेरल का नियम, जिसे कोरियोलिस प्रभाव भी कहते हैं। ठीक है, तो इन यही जो पवनें हैं ये फिर आपके क्या करती हैं, यही जो पवनें दाएं और मुड़कर सामान्य रूप से जब पहली बार जून को अपनी दक्षिणतम चोटी भारत में महेंद्रगिरी है जो 1654 मीटर से टकराकर अचानक बारिश करती है, जिसे मानसून धमाका कहते हैं। तो दक्षिण पश्चिमी मानसून के तीव्र होने का एक कारण मई में भारत के आंतरिक भाग में उठी संवहनीय तरंगों के पूर्व जेट बनकर हिंद महासागर पर उतरना भी है। ठीक है, यानी जो आपके मई में भारत के आंतरिक भाग में जो भी आपकी संवहनीय तरंगे उठती हैं वो आपकी जेट प्रवाह बन जाती है, जेट धाराएं बन जाती हैं और हिंद महासागर पर नीचे उतरती हैं और हिंद महासागर से नमी लेकर भारत में बारिश करती है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से टकरा के दो भागे में बढ़ जाती है, बारिश करते हुए फिर राजस्थान पहुंचती है और इसकी अलग अलग विभिन्नता देखने को मिलती है अलग अलग राज्य में। अब ये आता है आपका जेट प्रवाह व ऊपरी वायु परिसंचरण। अब ये क्या है भाई, भारतीय मानसून में तिब्बत के पठार की भी भूमिका संबंधी संकल्पना है जो कि आपकी दी थी डॉक्टर कोटेश्वरम ने 1958 में। कैसे क्या कहा था उसने भाई, भारत के आपको सबको पता है भारत के उत्तर में तिब्बत का पठार है, पामीर की गांठ भी जिसे कहते हैं तिब्बत का पठार है, बहुत बड़ा है, बहुत विशाल आकार है। तो क्या होता है, ऊंचाई के कारण जो सामान्य से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अधिक प्राप्त करता है। तो इसी प्रकार आपका जो तिब्बत का पठार है वो भी आपका अधिक टेम्परेचर प्राप्त करता है। ठीक है, अधिक सूर्यता प्राप्त करता है और ग्रीष्म ऋतु में जो तिब्बत का पठार है वो बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। क्या हो जाता है, तिब्बत का पठार बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है और इसके परिणाम स्वरूप इसके ऊपर एक तापीय प्रति चक्रवात निर्मित हो जाता है। क्या बन जाता है, इसके ऊपर एक तापीय प्रति चक्रवात बन जाता है, क्योंकि चक्रवात में देखो उत्तरी गोलार्ध में सुई जो एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, देखो ये चक्रवात होता है, जहां पर उत्तरी गोलार्ध में ये डायरेक्शन तो प्रति चक्रवात की है। प्रति चक्रवात में जो आपकी हवाएं है ना, प्रति चक्रवात में उत्तरी गोलार्ध में ऐसे घूमती है और दक्षिणी गोलार्ध में ऐसे घूमती है। प्रति चक्रवात में ये डायरेक्शन होती है और चक्रवात में सिचुएशन इसके उल्टी होती है। ठीक है,
तो जिसके फलस्वरूप इसके ऊपर एक तापीय प्रतिचक्रवात निर्मित हो जाता है। इससे हिमालय के दक्षिण की पश्चिमी उपोषण जेट स्ट्रीम कमजोर होने लगती है और प्रतिचक्रवात के दक्षिणी भाग में पूर्वी जेट स्ट्रीम का निर्माण होता है। इस जेट स्ट्रीम के सहारे प्रवाहित वायु का हिंद महासागर क्षेत्र में नीचे की ओर अवतलन होता है और जिससे यहाँ के उच्च दाब को बल मिलता है और दक्षिण पश्चिम मानसून का प्रादुर्भाव होता है। तो यही जो है आपकी हवाएं है जो प्रतिचक्रवात वहां पे निर्मित होता है, ये फिर हिमालय के दक्षिण की पश्चिमी उपोषण जेट स्ट्रीम कमजोर होने लगती है और इस प्रतिचक्रवात की वजह से इस प्रतिचक्रवात के साउथ में पूर्वी जेट स्ट्रीम का निर्माण हो जाता है। ये पहुने बन जाती है, पूर्वी जेट स्ट्रीम इन्हें कहती हैं और यही जेट स्ट्रीम के सहारे वायु आपके हिंद महासागर क्षेत्र में नीचे की ओर अवतलन होने लगता है और जिससे यहाँ के उच्च दाब को बल मिलता है और दक्षिण पश्चिम मानसून का प्रादुर्भाव होता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये लीजिए भाई, आपका मानसून जो टॉपिक है वो बिल्कुल खत्म होता है। यहाँ पर बहुत डिटेल में मैंने आपको बता दिया है। तो होप सो आपको समझ में आ गई है क्लास। ठीक है, तो मानसून जरूर पक्का कर लेना, एक क्वेश्चन तो इससे आने के पूरे चांसेस है। फिर कभी आप मुझे कहो तो मानसून पक्का लर्न करना भाई। तो मानसून कंप्लीट होता है